गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का माय स्टडी गुरु में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्रोटीन कुपोषण और विटामिन कुपोषण पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे तीसरा खनिज कुपोषण कि खनिज किसी भोजन में खनिज की कमी हो तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की खनिज भी शरीर में संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख पढ़ लेते हैं। इसकी कमी से शरीर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं या निम्न रोग होते हैं। देखो, लोहा तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। लोहा किसका भाग होता है? रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का। समझ गए? आपको पूछ जाए हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा तत्व। इसकी कमी से शरीर में रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। आपको पूछा जाए कि लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता। कौन सा होता है? रक्तहीनता। और इससे क्या होता है? चेहरा पीला पड़ जाता है। तो खनिज, लोहा क्या है? खनिज। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता। और क्या लक्षण इसके? चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाती है। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है। यदि कैल्शियम की कमी रह गई तो इसकी कमी से क्या हो जाएगी? हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया बंद हो जाती है तथा गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन नमक नाम सुना है आपने? यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी रहेगी तो क्या हो जाता है? आपकी थायराइड ग्रंथि की क्रिया बंद हो जाती है, जिससे कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा रोग। और घेंगा रोग में क्या होता है? गले पर सूजन आ जाती है। तो आपने 3 खनिज लवण पढ़ लिए, लोहा, कैल्शियम और आयोडीन। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं आपने ये भी पढ़ लिया। तो इनको अच्छी तरह से याद करना है। आप पढ़ेंगे पीने योग्य जल के गुण। जो आप पानी पीते हो ना, उसके क्या गुण होने चाहिए? देखो, पीने योग्य जल के गुण निम्नलिखित है। कौन कौन से गुण है? जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति न हो। मतलब जब आप पानी पियो ना तो उसको आपकी आंखों से क्या नहीं दिखनी चाहिए? उसमें कण और या किसी प्रकार का वनस्पति न हो, तो वो क्या रहेगा? पीने योग्य। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। किसी प्रकार के क्या न हो? सूक्ष्म जीव ना हो। जल का पीएच क्या हो? संतुलित हो। जल का पीएच कितना होता है? 7। तो जल का पीएच क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। जल में क्या घुली होनी चाहिए? ऑक्सीजन। ये किसके गुण हैं? पीने योग्य जल के ये 4 गुण हैं जो आपको याद रखने हैं। अब है किस प्रकार जल हमारी शरीर की मदद करता है। मतलब जल अपने शरीर के लिए आवश्यकता क्यों है, ये पढ़ेंगे। अब देखो, पढ़ते हैं। पहला है शरीर की समस्त उपाच्य क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती है। इसलिए डॉक्टर भी सलाह देता है कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? 8 गिलास एक दिन में। ये क्या करता है? शरीर की उपाच्य क्रिया, मतलब जो भी क्रियाएं होती है खाना पचाने में, वो सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा। और एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 8 गिलास कम से कम। दूसरा क्या काम करता है? पर्याप्त पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे तो जो भी जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। आप यदि पर्याप्त मात्रा में और सही टाइम पर पानी पियोगे तो आपके शरीर में क्या रहती है? ऊर्जा और चुस्ती बनी रहती है। थकान का एहसास नहीं होता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से अनावश्यक चर्बी कम हो जाती है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। पर्याप्त
मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते। क्या नहीं होते? आप पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे तो आपके सर्दी जुकाम जैसे रोग होने का खतरा क्या होता है? कम रहता है। आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया पीने योग्य जल के गुण और पानी अपने शरीर में क्या मदद करता है। आप पढ़ेंगे दूषित जल के प्रभाव, यदि गंदा जल हो तो अपने शरीर में क्या नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, पहला, यदि पीने का पानी दूषित हो तो कई बीमारियां चपेट में आ जाती है। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां आसानी से किसी को भी शिकार बना लेती है। मतलब यदि आप पानी के साथ सूक्ष्म जीव कारक या कोई भी वायरस, जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उससे क्या आता है? आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है। कौन कौन सी? हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती है। दूसरा देखो, गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण क्या होता है? वायरल का मतलब होता है फैलना, संक्रमण एक दूसरे में फैलना। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। देखो, राजस्थान में सन 2000 के टाइम एक रोग आया था, उसका नाम क्या है? बाला या नारू रोग। क्या नाम इसका? बाला या नारू रोग। राजस्थान में एक समय गंभीर समस्या थी। इसका रोगजनक कौन है? ड्रैकुलस मेंडिनेसिस नामक कृमि है। एक कृमि है जो किस में उपस्थित होता है? पानी में, और दिखाई भी नहीं देता है, और पानी के साथ शरीर में जाने से कौन सा रोग होता है? बाला या नारू रोग। इसके रोगजनक का नाम क्या है? ड्रैकुलस मेंडिनेसिस। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर एवं ठंडा कर पीना चाहिए। यदि आपको इन सभी बीमारियों से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? जल जनित रोगों से बचाव के लिए क्या? पानी को छानकर और उबालकर पीना चाहिए। अब देखो, मोटापा क्या होता है? मोटापा से आप समझ गए होंगे, मोटे व्यक्ति। मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाए कि स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती हो। मतलब मोटापा क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर क्या? चर्बी एक ऐसी सीमा तक एकत्रित हो जाए जिससे स्वास्थ्य पर क्या होने लग जाए? उसका दुष्प्रभाव होने लग जाए। तो वो कौन सी स्थिति है? मोटापा। और मोटापा मापने के लिए एक सूचकांक काम में लेते हैं, उसका क्या नाम है? शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक, इसके शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। B यानी बॉडी, M यानी मास, I यानी इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक, जो मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। जो क्या होता है? मानव भार बटे हुए लंबाई। मतलब ये कैसे निकालते हैं? मनुष्य का भार और उसकी लंबाई। जैसे किसी मनुष्य का भार मानो 50 kg है। कितनी है? 50 kg। किसी व्यक्ति की लंबाई है माना कि 1.5 मीटर है। क्या है? 1.5 मीटर। तो कैसे निकालेंगे बॉडी मास इंडेक्स? यहाँ क्या लिख दिया उसका? मनुष्य का भार, और यहाँ क्या लिखते हैं? लंबाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लंबाई का होल स्क्वायर। तो 1.5 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या रहेगा? बॉडी मास इंडेक्स। देखो, 25 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है तो क्या है? मोटापा की पूर्व स्थिति है। यदि 50 में 1.5 का होल स्क्वायर का भाग देने पर यदि 25 या इससे कम आता है तो क्या रहेगा? उसके मोटापा नहीं है। यदि इसका भाग इसमें देने पर 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आता है तो क्या है? उसके मोटापा है। तो आप सभी अपना भार लिख लो यहाँ पे, अपना जो भी द्रव्यमान
या आप में वज़न कितना है वो लिखो। आपकी लंबाई को मीटर में बदलकर उसका होल स्क्वायर करके अपने द्रव्यमान या वज़न में क्या दे दो, भाग। यदि उसका मान 25 से कम आता है तो आप ठीक हो, मतलब मोटापा से पूरी स्थिति है। और यदि 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आता है मतलब आप में क्या है, मोटापा उपस्थित है। तो सभी अपना अपना भार और लंबाई का होल स्क्वायर करके भाग देके कमेंट में बताएंगे कि उनके 25 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है या ज़्यादा। मोटापा से निम्न रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं मोटापा से? हृदय रोग, मधुमेह, श्वास समस्या, निद्राकालीन, कई प्रकार के कैंसर रोग हो सकते हैं। समझ गए? मोटापा से कौन कौन से रोग होते हैं? मधुमेह, श्वास समस्या, निद्राकालीन, कई प्रकार के कैंसर रोग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था खनिज कुपोषण, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, पीने योग्य जल के गुण क्या होने चाहिए, जल अपने शरीर में किस प्रकार मदद करता है और दूषित जल के क्या प्रभाव हो सकते हैं, और मोटापा क्या होता है। इसके साथ अपने ये पढ़ा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। सभी अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैसे लिखाना है ये बता दिया मैंने। अपना वजन लिखना है, अपनी लंबाई को मीटर में बदल कर उसका होल स्क्वायर करके अपने वजन में भाग देना है, और जो भी यहाँ पे आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना है।